जब निठारी केस हुआ था देश में, तो उस दौरान मतलब हलचल मच गई थी, हेडलाइंस कई महीनों तक, सालों तक रही। आपने फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया होगा, इतनी मेहनत की होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ चूक रह गई, कहाँ क्या गलती हो गई कि वो ये लोग बच गए जो अपराधी हैं? और वहाँ क्या हुआ था, आपको क्या लगता है कि उस घर में क्या होता होगा उस दौरान? देखिए, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उस घर में क्राइम हुआ। वहीं पे किसी रहने वाले व्यक्ति ने, क्योंकि सारे साक्ष्य वहीं मिले थे, जो शुरू में जो कुछ बोन मिली थी, बोन और कुछ स्कल मिले थे, वो उसी घर के बैकयार्ड से मिले थे, इसीलिए वो अखबारों में प्रोमिनेंटली आया और उसीलिए केस इमीडिएटली ट्रांसफ़र सीबीआई को किया गया। सीबीआई ने फिर मेरे से कांटेक्ट किया, फिर हम वहाँ पे सीन पे गए और सारा कुछ देख करके, और फिर मैंने कहा भी देखो, इतनी सी हड्डियाँ नहीं हो सकती, और होंगे यहाँ पे। तो और ये पहले ये हमने चेक किया कि अगर है तो डिस्पोज ऑफ कहाँ कैसे हुई, तो देखा कि उसके घर का जो मेन गेट था वहाँ पे जो पत्थर से वो बंद किया हुआ था नाला, लेकिन नाले में एक छेद था, तो वहीं से मन में शक आया कि शायद ये इस नाले में फेंकता होगा। तो खोजा गया, तो सीधा सा एक हिसाब होता है कि जो बोन्स है, कुछ बोन्स मिली, लेकिन मैंने कहा कि देखो, इतनी यहीं तक सीमित बोन्स नहीं रह सकती, क्योंकि बोन नाली में चलती जाती है और उसके बाद में एक संप होता है। संप में यानी कि एक नाली है, वो बड़ी नाली में जाएगी, फिर उससे बड़ी नाली में जाएगी, फिर उस नाली का एक जगह संप होता है। संप बनाते हैं जिससे कि नाला ब्लॉक न हो, तो यानी गहरा होता है वो काफ़ी, तो जितनी भी हैवी चीज़ें हैं वो उसके बॉटम में सेटल हो रहती हैं। तो वो फिर जब भर जाता है तो फिर ब्लॉक होना शुरू होता है, तब उसको एम्प्टी किया जाता है। कई साल लगते हैं उसमें। तो हमने कहा भी उसको खाली करना पड़ेगा। हमने फिर उसको खाली किया, सारी नालियाँ जो उसका रूट था पूरा चेक किया, और ऐसे करके हमारे पास में काफ़ी सारे, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं कि 700-800 के करीब जो है, हाँ 800 के करीब हमें हमारे इसमें से टिश्यू भी, ऑर्गन्स भी और बोन्स वगैरह सब मिले। कुछ वो बैकयार्ड से मिली थी, तो उन सब को लेकर के फिर हमने अपने लैब में, हमारी जो है एम्स में, तो वहाँ करके, और प्रैक्टिकली 3 महीने तक हम लोग बिल्कुल दिन रात उस पर काम कर रहे थे। और फिर उनसे हमने सारी बोन्स निकाल के, ऑर्गन्स जो थे वो सब करके, और फिर उनके स्केलेटन क्रिएट किए। तो 21 के करीब स्केलेटन, 21 स्केलेटन, और 2 ऐसे टिश्यू थे, 2 ऐसे पोर्शन थे जिनको हम स्केलेटन तो नहीं कह सकते, कुछ रेमिनेंट्स जो इनके अलावा थे। तो अगर वैसे हम कर दें तो मेरे ख्याल में 23 के करीब थे, लेकिन वो छोटे छोटे पोर्शंस थे। तो उसमें से 7 या 8 के शायद डीएनए मिल गए थे, मैच हो गया। कुछ के स्कल इंटैक्ट थे। अच्छा। तो उन स्कल को हमने फिर सुपरइम्पोजिशन के लिए भी उसमें किया, तो कुछ 4-5 फिर 13 ऐसे टोटल आइडेंटिफाई हो पाए। रेस्ट ऑफ जो नहीं हो पाए हमारे पास, हमने उसको ओपन रखा था, शायद अब भी रिपोर्टें पड़ी हों। बॉडी जो है, क्योंकि पहले बॉडी तो मिलनी चाहिए, हाँ। तो कॉर्पस डेलिक्टी जब बनती है, जो कोर्ट में पेश की जाती है, उसमें डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसके बिना तो बात ही नहीं चल पाएगी किसने किसको मारा। तो इसलिए वो सब क्राइटेरिया जो नीडेड थे वो हमने तो अपनी तरफ से कंप्लीट करके दे दिए थे। अब होता ये है कि अब ये मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में डिफेंस काउंसिल अपनी दलीलें देता है, प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलें देता है। एक्सपर्ट का रोल वहाँ सिर्फ उस मैटर को प्रेजेंट करने का होता है कि मैंने ये किया, और उसमें अगर कुछ क्लैरिफिकेशन देना होता है तो प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से देता है, डिफेंस काउंसिल उसकी बारी आती है, वो पूछते हैं, फिर जजेस भी कुछ कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके सारा डिटेल होता है। तो हमने तो अपना जॉब वहाँ अच्छे से कर दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे फाइनली सबका एक्विटल हो गया, उसमें जो वो थे, क्या कहते हैं, उनके घर के मालिक जो थे मिस्टर पांडेर, उसको तो हम शुरू से ही मान रहे थे कि वो नहीं है उसमें, कि उसका कोई रोल नहीं है। शुरू से ही उस बात को हम लेके चल रहे थे, क्योंकि वो किसी भी डेट पे यहाँ था ही नहीं। जब उसने डेट्स बताई थी, खुद ही बताई उसने, तो वो जब यहाँ था ही नहीं तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट का नहीं था। हाँ, नौकर उसका जो है
वो करता था, उसने हमारे सामने भी स्वीकार किया, उसका हमने पूरा साइको एनालिसिस किया। वो साइकोलॉजिकली नॉर्मल आदमी नहीं था, उसको कई ट्रेट्स साइकोलॉजिकल ट्रेट्स थे, है ना, जैसे नेक्रोफिलिया, नेक्रोफेजिया, ये सब उसको ट्रेट थे जो उसने एक्सेप्ट किए, बताए हम लोगों को। और पूरी एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और हमारी टीम ने पूरा मिलकर के उसका एग्जामिनेशन किया था, पांडेर का भी, उसका भी। तो पांडेर का तो हम शुरू से ही कह रहे थे भी नॉर्मल है, उसमें कोई इसका रोल नहीं है। आई डोंट नो व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस कि सीबीआई को क्यों उनको बनाना पड़ा एक एक्यूज्ड, वो एक अलग बात है। लेकिन और बात मेरे कोर्ट में जो प्रोसेस है उस पर हमारा कोई वो नहीं होता, हम तो एक मेयर विटनेस हो गए उसमें। तो सर आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब मुझे तो लगता है आपको इतना एक्सपीरियंस है कि आपको एग्जैक्ट आपके दिमाग में वो क्राइम सीन क्रिएट हो जाता होगा, कैसे क्या हुआ, तो उस घर के अंदर क्या हो रहा था एक्चुअली, क्या है जो होता रहा है वहाँ पे। पांडेर की इतनी ही गलती है कि बे ठीक है, उसके कुछ फ्रेंड्स थे या उसके जान पहचान के लोग थे या वो कॉल गर्ल थी, कोई भी वो कहना अब हमारा, क्योंकि वो बाहर हैं। लेकिन ये लगता है कि हाँ, कुछ उसके फ्रेंड्स वगैरह या फीमेल फ्रेंड्स वगैरह वो जब आता था तो उससे मिलने आते थे, ये उनके नंबर ले लेता था कोले। और जब वो चले जाते थे तो उनको बुलाता था ये कि भाई मिलने आए तो फ्रेंड भी होगा, अगर जान पहचान के भी हैं तो आ जाएंगे। तो वो आ जाते थे, तो फिर वो जैसे गेस्ट रूम में आते थे, बैठते थे, तो वो उसका गला घोंट देता था। एक रस्सी रखी हुई थी उसने, एक ही लिगेचर रखा हुआ था उसने, तो उससे गला घोंट के फिर सेक्सुअल अटेम्प्ट, दैट व्हाट ही सेड, तो वो सेक्सुअल अटेम्प्ट करता था। और उसके बाद में सीढ़ियों के बीच में एक बाथरूम था, उस बाथरूम में ले जाकर के डेड बॉडी को, वो सेक्सुअल अटेम्प्ट तो वहीं करता था उसमें, ड्राइंग रूम में ही, जैसे सोफे पे आके बैठे तो ये बोलता है चाय मैं बना के ला रहा हूँ, और वो फंदा लेके आता था और गला घोंट के उसको वहीं कर दिया, अटेम्प्ट किया। और उसके बाद में बॉडी को उठा के उस बाथरूम में ले गए और वहाँ पे उसको डिसेक्ट करता रहता था रात भर वो शरीर के टुकड़े करता रहता था। हाँ, करके डिस्पोज ऑफ करता था। वो पॉलीथीन उसके पास पड़े हुए थे कुछ, तो वो उसमें पॉलीथीन में डाल के, और वो हमें मिले भी पॉलीथीन में, जो सब हमारे कलेक्टेड मटेरियल में सब हमारी रिपोर्ट में है। और वो सामने जो दरवाज़ा था, होल था, उसमें वो डाल देता था। फिर वो नाली में बह के चलते जाते थे। कुछ उसने पीछे डाल दिए, अपने घर के पीछे पिछवाड़े में डाल दिए, तो उसी से डिटेक्ट हुआ एक्चुअली। कुछ कोई नाला ब्लॉक था, कुछ था, तो वो लोगों को, बाहर के लोगों ने डिटेक्ट किया कि वहाँ कुछ है। तो फिर वहाँ से पुलिस ने किया, उन्होंने एक गनी बैग में डाल के और उनको फॉरेंसिक लैब जो यूपी के है वहाँ भेज दिया था। तो फिर हमने वापस मंगवाए थे वो, हमने सुबह का शाम को ही वापस आ गए थे वो। तो ऐसे करके पूरा फिर कलेक्शन उसमें भर के हम अपनी लैब में लेके आए। तो अब इस तरह से हमने तो अपनी तरफ से उसमें जितना हो सकता था एविडेंसेस दिए, वो सब प्रोड्यूस कर दी। अब लोअर कोर्ट ने उसको माना भी, सही माना। हमने तो इतना किया था कि जब हमने ये 21 स्केलेटन रिकन्स्ट्रक्ट किए तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया है, तो मैंने सीबीआई से रिक्वेस्ट किया कि साहब आप जो है इनको उसको लेके आओ, क्योंकि उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली थी। पर्सनल बिलोंगिंग क्या होती हैं, जैसे किसी के जूड़ा बांधते वक्त वो लगाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, हाँ क्लिप है, क्लिप मिला। एक के वो जो रिंग मिली बालों में बांधने के लिए, जो प्लास्टिक की लोग यूज़ करते हैं, वो सब। तो काफ़ी से उनकी इंडिविजुअल बिलोंगिंग्स मिली थी। तो हमने जिस बॉडी के साथ मिली थी उसी बॉडी के साइड में रख दी। कुछ स्कल इंटैक्ट मिले थे। 2 लड़कियों, एक लड़की के जूड़ा बांधा हुआ था, एक लड़की थी उसके हेयर ब्राउन कलर के थे। तो वो सब चीज़ें जो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, हमने उन स्केलेटन के साइड में रखा। और सारे स्केलेटन हमने डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में ले जा करके और वहाँ पे एक एक टेबल पे लगा दिए। और फिर उसको बुलाया गया और आइडेंटिफाई करने। उसने देखते ही एक क्लिप है, ये फलां का है, रिम्पा का है, ये अच्छा, कोहली एक एक करके पहचान मिली, सब पहचान लिया उसने। 6-7 पहचान लिए जितने जिनकी बिलोंगिंग्स थे। आपके सामने होगा? मेरे सामने। वो रिकॉर्डेड है। डीएनए से बाद में जब मैचिंग हुई तो वही नाम लिखे। तब तक तो हमने डीएनए भी नहीं किया था, ये डीएनए करने से पहले की बात है। और बाद में जब डीएनए किया गया तो वो लड़कियां वही निकली। तो एक बड़ा कन्फर्मेटरी टेस्ट सा था। लेकिन अब
लीगली कोर्ट ने कहा कि साहब, लोअर कोर्ट ने तो माना, पर बाकी कोर्टों ने कहा कि साहब ये जो एविडेंस एडमिसिबल नहीं हो सकता। तो अब ये एडमिसिबल मानना नहीं मानना है तो कोर्ट का काम है ना, उसमें तो हम वो तो दुनिया भर में ऐसा ही प्रोसीजर है कोर्ट का। तो इस तरह से वो नहीं माना तो ठीक है, लेकिन हाँ, हमने अपना पूरा काम किया था, हमने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और मेरी दृष्टि से तो पांडेर का कोई दोष नहीं था, अच्छा। बिल्कुल निर्दोष था। लेकिन ये बंदा साइकोलॉजिकली नॉर्मल नहीं था और उसने करता था, और वो सारी चीज़ हमने उसकी एविडेंसेस अनफ थी मेरे ख्याल में। तो आप ये भी बता रहे थे कि कोहली ने ही बोला था कि वो जब लाशों के टुकड़े कर रहा था उस दौरान कोई गेस्ट हाँ, ये उसने बोला, उसी ने बताया था कि वो कह रहा था कि भाई बीच में कोई, हमने ऐसे जब बात कर रहे थे, उसका साइकोएनालिसिस जब कर रहे थे तो पूछा था हमने कि भाई मान लो अगर बीच में कोई आ जाए तुम बना, तो बोले हाँ, वो जो बाहर खड़े रहते थे, एक्चुअली सारे उस घर के आसपास से जब लड़कियां वो गायब हो रही थी तो वो बाहर उन्होंने पुलिस के 2 कांस्टेबल खड़े कर दिए थे वहाँ पे, पिकेट लगा दिए थे। तो वो पिकेट वाले वहीं रहते थे, तो कभी ये चाय वाय बनाता था तो उनको बुला लेता था, या कभी वो अपने आप भी आ जाते थे। जब इतने घर के सामने ही खड़े हैं तो थोड़ी आपकी जान पहचान हो जाती है। तो वो उनसे फ्रेंडली हो गया था। तो वो कहता था कि मैं कई बार, 1-2 बार तो मेरे पास ऐसे अचानक आ गए, या उसने बुला लिया और मैं ऊपर काट रहा था तब वो आ गए, तो मैंने जाके उसी चाकू से वो एप्पल काटा और उसको सर्व कर दिया। अब उनको क्या पता पुलिस वालों को, तो वो हमारे सामने ऐसी बातें कर रहा था। उससे समझ में आता है उसकी दिमागी हालत कैसी होगी वो। बिल्कुल हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को होते हैं ना, क्योंकि थोड़े इमोशनलेस होते हैं वो, इमोशंस नहीं होते उनमें इतने। तो इमोशंस, दे आर जस्ट वर्किंग लाइक ए कंप्यूटर। बिल्कुल। तो इमोशनल पार्ट उनका लैक कर रहा होता है, तो इसीलिए उनको इनकार करने में भी तकलीफ नहीं है, हाँ करने में भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा उनमें पर्सनैलिटी के कारण थोड़ी रादर ये शो करता है कि 90% है वो।